हेलो दोस्तों, स्वागत है द स्टडी कॉर्नर में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उन बुनियादी प्रतीकों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे देश की पहचान को परिभाषित करते हैं। चलिए अब हमारे देश की शान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी संरचना, इसके रंग और इसके प्रतीकों का विश्लेषण करना हमेशा से बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। सर, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मतलब है तिरंगे के इन 3 रंगों और चक्र के पीछे का दर्शन क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के हर रंग का अपना एक बहुत ही गहरा दर्शन है। सबसे ऊपर का जो केसरिया रंग है वो देश की ताकत व साहस को दर्शाता है। ये रंग त्याग की भावना का भी प्रतीक है। मध्य में जो सफेद रंग है वो सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि वो शांति और सत्य के मार्ग पर चलने का एक राष्ट्रीय संकल्प है। और सबसे नीचे का हरा रंग हमारी भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। और उस सफेद पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच जो नेवी ब्लू चक्र है, उसका रंग भी खास है। हल्का नीला नहीं, बल्कि गहरा नेवी ब्लू। इसमें 24 तीलियां होती है। मैंने पढ़ा है कि इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जी हाँ, ये चक्र निरंतर गति, समय और प्रगति का प्रतीक है। ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को भी दर्शाती हैं, जो ये संदेश देती हैं कि राष्ट्र को हर पल प्रगति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यहाँ एक और नियम है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। झंडे का आकार मनमाना नहीं हो सकता। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना ही चाहिए। ये एक बहुत ही कड़ा मानक है। और अगर इसके इतिहास की बात करें सर, तो इस खूबसूरत तिरंगे का डिजाइन पिंगल वेंकैया जी ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया जी का योगदान वाकई अद्वितीय है। और यहाँ जो तिथि सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि उनके द्वारा तैयार किए गए इस प्रारूप को भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जरा सोचिए, हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली, लेकिन हमने अपने स्वतंत्र राष्ट्र का ध्वज कुछ हफ्तों पहले ही 22 जुलाई को तय कर लिया था। ये बहुत ही रोचक बात है। इसके साथ ही ध्वज के सम्मान और उपयोग को विनियमित करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 भी है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुई। ये संहिता स्पष्ट करती है कि एक नागरिक के रूप में ध्वज फहराने के क्या नियम हैं। ध्वज के बीच में मौजूद चक्र की चर्चा से ही हमारा अगला विषय जुड़ जाता है, जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। यह संरचना वास्तुकला के नजरिए से भी बहुत अद्भुत है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सारनाथ में स्थित ये मूल स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित है। मतलब इसे अलग अलग टुकड़ों में जोड़कर नहीं बनाया गया। जी, एक विशाल पत्थर को तराशकर उकेरा गया है। ये प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अगर हम इस राष्ट्रीय चिन्ह की संरचना को अपने दिमाग में विजुलाइज करें, तो इसके शीर्ष पर 4 सिंह होते हैं। ये चारों सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। हाँ, हालांकि जब हम इसे सामने से देखते हैं तो हमें केवल 3 ही सिंह दिखाई देते हैं। बिल्कुल, चौथा पीछे छिप जाता है। इन सिंहों के ठीक नीचे मध्य भाग में वही धर्मचक्र है जिसकी बात हमने ध्वज में की थी, 24 तीलियों वाला चक्र। और सर, इस चक्र के अगल बगल एक गोल आधार पर दौड़ती हुई मुद्रा में 4 पशु अंकित हैं। इन चारों जानवरों के नाम याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हैं हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। सर, इन जानवरों का विशेष क्रम या अर्थ क्या है? इन जानवरों की दौड़ती हुई मुद्रा बहुत अहम है। ये जीवन की निरंतरता और राष्ट्र की गतिशीलता को दर्शाती है। हाथी अपार शक्ति का प्रतीक है, बैल कड़ी मेहनत को दिखाता है, घोड़ा असीम ऊर्जा और गति का प्रतिनिधित्व करता है और सिंह अदम्य शौर्य का प्रतीक है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस स्तंभ के नीचे एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। जी, ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है, सत्य की ही विजय होती है। ये तो कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस पूरे स्वरूप को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक महज सजावटी आकृतियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे दर्शन का आईना है। अब उस विषय पर आते हैं जिसमें अक्सर अच्छे खासे तैयारी करने वाले छात्र भी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच का अंतर। चलिए इनका एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रगान की, जिसे अंग्रेजी में नेशनल एंथम कहते हैं। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन।
इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि इसे मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। और ये पूरा गान 5 पदों में विभक्त है। वही दूसरी ओर हमारा राष्ट्रीय गीत, जिसे अंग्रेजी में नेशनल सॉन्ग कहते हैं, वो है वंदे मातरम। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जहां राष्ट्रगान मूल रूप से बंगाली में था, वहीं ये राष्ट्रीय गीत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एकदम सही। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। दरअसल ये उस उपन्यास का एक आधा खंड है। ये दोनों के बीच का बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अब अगर हम इनके गायन के नियमों की बात करें तो राष्ट्रगान की पूर्ण गायन अवधि करीब 52 सेकंड निर्धारित की गई है, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर इसका एक संक्षिप्त रूप भी गाया जाता है। इस संक्षिप्त रूप की गायन अवधि लगभग 20 सेकंड होती है, जिसमें केवल राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। और सर, अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो इसे गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के बारे में एक और बहुत ही कम चर्चित तथ्य ये है कि इसकी जो धुन हम आज सुनते हैं, जिस पर हम गर्व से खड़े होते हैं, उसे कप्तान राम सिंह ठाकुर द्वारा तैयार किया गया था। ये बहुत ही उम्दा जानकारी है। उच्च स्तर की परीक्षाओं में ऐसे ही गहरे तथ्य पूछे जाते हैं। अब जरा इनके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और सर, इसके प्रकाशन का सफर भी कम रोचक नहीं है। 1911 में गाए जाने के बाद 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में ये भारत भाग्य विधाता शीर्षक से पहली बार प्रकाशित हुआ। मजे की बात यह है कि इस पत्रिका के संपादक स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। जी। बाद में पूरी दुनिया को इसका अर्थ समझाने के लिए 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में इसका शीर्षक रखा गया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये अनुवाद वाला तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के प्रथम गायन की बात करें तो ये राष्ट्रगान से भी पुराना है। इसका पहली बार गायन 1896 में हुआ था। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। और इन दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण समानता है, जिसे हर हाल में याद रखना है, वो ये है कि इन दोनों को ही संविधान सभा द्वारा एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जी, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन के हिंदी अनुवाद को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में। बिल्कुल। कैलेंडर को लेकर अक्सर ये सवाल आता है कि हम जो जनवरी से दिसंबर वाला कैलेंडर रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या वही हमारा राष्ट्रीय पंचांग है? तो जवाब है नहीं। जो जनवरी दिसंबर वाला कैलेंडर है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। शक संवत अब भारत का एक ऐतिहासिक कैलेंडर है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका मतलब है कि सरकारी कामकाज में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत की तिथियों का भी आधिकारिक रूप से उपयोग किया जाता है। और शक संवत वाले हमारे इस पंचांग का प्रथम माह चैत्र होता है। अगर हम इसकी तुलना ग्रेगोरियन कैलेंडर से करें तो सामान्य वर्ष में ये चैत्र का महीना 22 मार्च को शुरू होता है। लेकिन अगर वो लीप वर्ष है, यानी जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो ये चैत्र का महीना एक दिन पहले यानी 21 मार्च को शुरू हो जाता है। ध्यान दें, ये एक बहुत ही बारीक तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में कथन वाले प्रश्नों में फंसाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा एक और तथ्य यह है कि आज़ादी के बाद देश में कई तरह के कैलेंडर चल रहे थे। इसे सुलझाने के लिए इस राष्ट्रीय पंचांग को मेघनाद साहा की अध्यक्षता में गठित पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर स्वीकृत किया गया था। मेघनाद साहा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनकी समिति की वजह से ही हमें ये वैज्ञानिक काल गणना मिली। मेघनाद साहा समिति, ये नाम तो एकदम पक्का याद रखना होगा। और अंत में प्रकृति से जुड़े हमारे प्रतीक को नहीं भूल सकते। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो कि बरगद है। हाँ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। विज्ञान या सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में इसका सामान्य नाम नहीं बल्कि वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगहालेंसिस है। फाइकस बेंगहालेंसिस। इसे याद रखने के लिए बंगाल शब्द से बेंगालेंसिस को जोड़ा जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो इसे हिंदुओं का पवित्र वृक्ष माना जाता है।
ये अपनी विशालता और चारों तरफ फैलने वाली जड़ों के कारण भारत की एकता और मजबूती का एक आदर्श प्रतीक है। बिल्कुल सही। तो आज हमने बहुत सारे तथ्य, नाम और तिथियां सीखी है। परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इन सब का दिमाग में एकदम ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। हम भारत के राष्ट्रीय फल से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। जी सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल, और भारत में हजारों वर्षों से इसकी बागवानी हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। सर, इसे याद कैसे रखें? मतलब इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा कठिन होता है ना? देखिए, इसे याद रखना बहुत आसान है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। हाँ, इसके साथ ही परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको नोट करना चाहिए। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम, जिसे हम ग्राफ्टेड मैंगो भी कहते हैं, वो है मलगोवा। मलगोवा। बिल्कुल सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी परीक्षाओं में आम की उच्च किस्मों के नाम देकर सवाल पूछ लिए जाते हैं। सर, वो कौन कौन सी किस्में हैं? इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं अल्फांजो, मलगोवा, मालदा, दशहरी, नीलम और गुलाब खास। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जी सर, मुझे ये किस्में और मैंगीफेरा इंडिका याद हो गया। अब अगले प्रतीक पर चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की, जो कि कमल है। जी, कमल। इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा। हाँ बेटा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। ये शांत जलाशयों में उगने वाला एक जलीय पौधा है। सर, इसके बारे में एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। सर, ये पौधा कितने समय तक जीवित रहता है? मतलब इसकी उम्र कितनी होती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये परीक्षाओं में एक ट्रिकी सवाल के रूप में भी आता है। ध्यान रखना कि इस पौधे की औसत आयु केवल 2 साल की होती है। सिर्फ 2 साल? हाँ बेटा, केवल 2 साल। इसे अच्छे से याद रखना। जी सर, ये तो एक नया तथ्य मिला। अब आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, अब हम जमीन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बिल्कुल, बाघ, जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसका चमकदार पीला रंग और उस पर बनी काली धारियां। सर, एक सवाल था, इसे राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इसे 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अच्छा, 1972 में। तो उससे पहले कौन था? देखिए, ये याद रखना जरूरी है कि 1967 तक सिंह यानी कि लायन भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। उसके बाद 1972 में बाघ को ये दर्जा मिला। सर, इसका मतलब क्या हुआ? और मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी सुना है, उसका क्या मतलब है? देखिए, जब बाघों की संख्या बहुत कम होने लगी तो उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। जी सर। और बाघ सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते हैं। इसके विस्तार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, ईरान, कोरिया और साइबेरिया तक का इलाका शामिल है। मतलब ये काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है। सर, ये बाघ के बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट हो गई। अब राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बताएं। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। बिल्कुल, और इसे भारत सरकार ने 1963 में मान्यता दी थी। सर, परीक्षाओं में इसके स्वरूप से जुड़े भी सवाल आते हैं क्या? हाँ बेटा, कई बार आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग हंस के आकार का होता है। जी। इसकी लंबी पतली गर्दन होती है और बहुत ही रंग बिरंगे पंख होते हैं। एक खास बात और, प्रकृति में नर मोर मादा मोर की तुलना में अधिक रंगीन होता है। अच्छा, नर मोर ज्यादा रंगीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्य रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। जी सर। अब हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में, जो कि गंगा डॉल्फिन है। हाँ, गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका। प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका। सही कहा। और इसे सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। सर, मैंने किताब में पढ़ा था कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। सर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बेटा, ये कानून से जुड़ा बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय है। अनुसूची 1 में शामिल होने का सीधा सा मतलब है कि एक गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति है। अच्छा। हाँ, और अनुसूची 1 का मतलब है कि इसे देश में सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इसका शिकार करना बहुत बड़ा अपराध है। जी सर, समझ गई। और इनके संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया गया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब हम चलते हैं एक और बहुत ही खास जानवर की तरफ,
हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु। सर, विरासत पशु तो एशियाई हाथी है ना? हाँ बेटा, एशियाई हाथी। वर्ष 2010 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया था। सर, एक बात समझ नहीं आई। बाघ पहले से ही राष्ट्रीय पशु है, तो फिर इस नई घोषणा का उद्देश्य क्या था? बहुत ही तार्किक सवाल है। बाघ के होने के बावजूद हाथियों की कुछ अलग समस्याएं थीं। इस दर्जे का मुख्य उद्देश्य हाथियों की संख्या बढ़ाना और उनके लिए एक सुरक्षित पर्यावास या गलियारा उपलब्ध कराना है। सुरक्षित गलियारा? हाँ, जिसे हम सेफ कॉरिडोर्स कहते हैं। और परीक्षा के लिए तथ्य बहुत ही ज्यादा उपयोगी है कि पूरे एशिया के करीब 60%, 60% हाथी केवल भारत में पाए जाते हैं। अरे वाह! एशिया के 60% हाथी, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। चलिए, अब हम जानवरों से आगे बढ़ते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था के प्रतीक पर आते हैं। भारतीय रुपया प्रतीक। हाँ, ये प्रतीक भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया था। सर, इस प्रतीक का डिजाइन बहुत अनोखा है। इसे किसने बनाया था और इसके पीछे का अर्थ क्या है? इसे वित्त मंत्रालय की एक खुली प्रतियोगिता के जरिए चुना गया था और इसके डिजाइनर हैं डी उदय कुमार। डी उदय कुमार? हाँ, जो कि IIT मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब इसकी डिजाइन को समझो। ये हमारी देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। जी सर। और इसमें जो आप ऊपर एक क्षैतिज रेखा देखते हैं वो हमारे राष्ट्रध्वज को दर्शाती है। अच्छा। और साथ ही ये बराबर इक्वालिटी के चिन्ह को भी दर्शाती है, जो आर्थिक समानता का प्रतीक है। ये तो बहुत ही गहरी सोच है। राष्ट्रध्वज और बराबर, इक्वालिटी, दोनों एक ही प्रतीक में। सर, अब स्मारकों के बारे में बताएं। हमारा राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट, जो नई दिल्ली में है। इसके डिजाइनर थे सर एडविन लुटियंस। सर, इसे किसकी याद में बनाया गया था? देखिए, ये देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। ये उन 90,000 वीर सैनिकों की याद में बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे। अच्छा, तो ये उन सैनिकों का स्मारक है? हाँ बेटा, और इसका एक पुराना नाम भी है जो परीक्षाओं में अक्सर आता है। इसका पुराना नाम है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ये मैं नोट कर लेती हूँ। सर, अब हमारी राष्ट्रीय नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। सर, भूगोल के सवालों में नदियों की लंबाई बहुत पूछी जाती है। इसकी लंबाई कितनी है और इसका मुहाना कहाँ है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। हाँ, और इसका मुहाना जहाँ ये समुद्र में मिलती है वो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। जी सर। ये नदी न केवल हमारी भौतिक जीविका का केंद्र है, बल्कि हिंदू धर्म में ये दुनिया की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। ये एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। जी सर, सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आ गई। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं।